अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी लाइफ डिस्कस करूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहाँ से छोड़ा था। मेरे ख्याल से मैंने बात बताई थी कि हम किस तरीके से मेरे साथ हादसा हुआ था। मैंने गुस्से में अपनी हाथ की नस काटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ वो तो आपने मेरी पहली वीडियो में थोड़ा बहुत देखा है। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि अगर बताने आऊँ, अगर छोटी छोटी अगर बातें बताने आऊँ तो बहुत कुछ है। जिस वक्त मेरे हाथ की नस कटी थी उसके बाद फिर मैं अच्छी हो गई, थोड़ी सही हो गई, तो फिर मुझे उस घर से निकाल दिया गया था। ठीक है ना, वो घर से निकाल दिया गया था। मेरी सास का कहना ये था कि अब मैं इसको ये घर में नहीं रखूँगी क्योंकि कल को अगर ये फिर से अगर कुछ हाथ की नस वस काट लेगी या कुछ ऐसा कदम उठाएगी तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है ना, उनको उनकी गलती नज़र नहीं आ रही थी कि हम ऐसा, वो ये नहीं सोचते कि हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमारी बहू को ऐसा डिप्रेशन में जाना पड़े या कुछ। वो सब तो सोचना बहुत दूर है। वो यही सोच रहे थे कि हम कहीं फंस ना जाए। तो उस वक्त फिर से लड़ाई हुई थी घर में, बहुत लड़ाई हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मना किया कि मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँगा, मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊँगा, किस तरह भाड़ा भरूँगा, ये करूँगा। तो उस वक्त मेरी सास ने ये बात की थी मेरे हस्बैंड से और मुझसे कि ये घर मेरा है, मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं रहने दूँगी, वरना नहीं, ये घर मेरा है, किसी का नहीं है। तो फिर ये सब बातें हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर हमको उस घर से भी निकाल दिया गया। फिर हम अलग भाड़े से घर, उस टाइम भाड़ा था कुछ 2500 रुपये भाड़ा था उस टाइम। हाँ, जब वो फर्स्ट टाइम अलग हमको कर दिया गया था घर से, यानी हमारे घर से बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया था। सबसे पहले तो हमें अलग किया गया, हमारे ऊपर एक ही रूम में अलग कर दिया गया। लेकिन जब मेरे साथ ये बनाव बना, जब मैंने हाथ की नस काटी, उसके बाद मुझे वो घर से भी निकाल दिया गया। तो फिर मेरे मम्मी बहुत सीधे थे। मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, उनका घर है, कोई बात नहीं, तुम अलग हो जाओ, तुम सिलाई कर लेना और अपना दोनों मिलकर अपना गुजारा कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। और तुम तो गुने में नहीं हो, तुम तुम्हारी मर्ज़ी से अलग नहीं हो रही हो, और वही तुम्हें अलग कर रहे हैं तो फिर उसका उसका जो हिसाब किताब है वो अल्लाह उनसे ही लेगा। और जो दुनिया जो होती है ना, फिर वो यही बोलती है कि देखो बहू को अलग रहना था, इसीलिए बेटे को माँ से जुदा कर दिया। तो मैंने कभी ये बात नहीं बोली। मुझे इतनी परेशानी होती थी, वो एक रूम में रहना, एक ही रूम में काम करना, बहुत परेशानी होती थी मुझे। कपड़े अपनी मम्मी के वहाँ जाकर धोना, यानी बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। मैंने अपनी तरफ से कभी नहीं बोला। और मेरी सास ने खुद आगे से मुझे अलग कर दिया, बोले हम इसको नहीं रखेंगे, ये कुछ कर लेगी तो हम बदनाम हो जाएंगे, हम पर केस हो जाएगा। बस ये इल्ज़ाम दे के हमको घर से बाहर निकाल दिया। और जो शादी में जो उन्होंने जो जेवर चढ़ाया था मुझे, शादी में एयरिंग चढ़ाए थे, सोने के एयरिंग, और एक कांटा चढ़ाया था मुझे शादी में। तो कांटा तो उन्होंने रहने दिया, लेकिन एयरिंग, कांटा तो जो मैंने नाक में पहना हुआ था, जो सुहाग की निशानी कहते हैं, तो कांटा तो मैंने उतार के नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एयरिंग मुझसे ले लिए वापस। लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे अलग करा तो उन्होंने बोले ये दागिने हमको दे, ये दागिना जो कान के एयरिंग जो चढ़ा है ना वो मेरे हैं, मुझे वापस दे के जाओ। तो ठीक है, मैंने दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब एक इंसान की कदर नहीं हो रही तो फिर एक इयरिंग्स लेके मैं क्या करूँगी। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने मुझे इतना दिया था कि मैं आराम से पहन सकती हूँ। मैं कान में, गले में चेन, कान में इयरिंग्स, फिर यहाँ हुआ था तो झियाणा बोलते ना, झियाणे में फिर बाले दिए थे, अंगूठी, दो दो अंगूठी दी थी। तो वो सब मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। अल्लाह का शुक्र है, जितना ज़रूरत होती है पहनने की तो वो मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया। फिर उसी दौरान फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जिसको बोलना है बोलता रहेगा, मैं सिर्फ अपने परिवार पे ध्यान दूँगी, अपने बच्चों पे ध्यान दूँगी, अपने शौहर पे, अपने हस्बैंड पे ध्यान दूँगी। तो उस दौरान मेरे शौहर जो है, मेरे हस्बैंड जो थे, वो रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें सिलाई आती है तो ठीक है, अगर तुम अपने शौहर का हाथ बटाओ, अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि आप ऑटो चला रहे हो तो साथ में मैं भी घर में सिलाई का काम चालू कर देती हूँ, तो अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी, आपको भी थोड़ा अच्छा रहेगा और घर में भी थोड़ी तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाएगी। फिर मशीन भी नहीं थी मेरे पास,
तो फिर मशीन भी मुझे मेरी मम्मी ने दी, बोले ठीक है अगर तुम सिलाई काम करना चाहते हो तो वांधा नहीं, मेरी जो घर में जो मशीन है जो जिस पे मैं पहले कपड़े सिया करती थी शादी से पहले अपने घर में, तो वो मशीन तुम ले जाओ। तो ठीक है ना, मशीन भी मुझे मेरी मम्मी ने दे दी सिलाई के लिए। वो मशीन लाकर मैंने सिलाई चालू करी। तो मैंने कहा हाँ क्या करेंगे, जब घर के हालात ऐसे हो तो फिर अपनी मर्ज़ी नहीं रहती, फिर बस वो ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, बस वही बात होती है कि हमको हमारी ज़रूरतें जो हमारे बच्चों की जो मेन ज़रूरतें हैं वो हमको कैसे पूरी करना है, हमको हमारे बच्चे को किस तरह खुश रखना है। उस वक्त सिर्फ रेहान था मेरा, तो मैंने सिलाई चालू करी। मैं रेहान को भी संभालती थी, मैं घर भी संभालती थी और उसके बाद मैं सिलाई भी करती थी। तो मैंने रेडीमेड सिलाई स्टार्ट की, जो रेडीमेड बच्चों के कपड़े होते ना, तो वो सिलाई मैंने स्टार्ट की। तो धीरे धीरे सब स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी मुश्किल मतलब हार्ड काम लगा, क्योंकि घर का करना, छोटे बच्चे को संभालना। तो फिर उसके बाद हम काफ़ी टाइम तक अलग रहे, बहुत से मकान बदले, क्योंकि एक साल का लिखान होता था, तो एक साल में हमें मकान चेंज करना पड़ता था। तो एक साल में हमने मकान चेंज कर के हमने काफ़ी परेशानियां उठाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों मिलजुल कर मेहनत करते थे। मैं भी सिलाई करती थी, मैं रात को देर तक अक्खी नाइट बैठ के मैंने सिलाई की है, अक्खी नाइट बैठ के मैं सिलाई करती थी। सुबह के 6 बजे तक, रात को जो मैं 1 बजे से सब काम पता के रेहान को मेरे हस्बैंड को खाना वाना खिला के रेहान को सुला के उसके बाद जो 1 बजे मैं सिलाई करने बैठती थी, तो सुबह के 6 बजे तक, सुबह की नमाज़ तक मैं सिलाई करती थी। फिर सुबह में उठ के नमाज़ पढ़ के और फिर 1-2 कलाक सो जाया करती थी। तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी शिकायत नहीं है कि अल्लाह क्यों मेरे साथ ऐसा, लेकिन फिर भी कभी कभी थक जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है मेरा कि आखिर इतनी दुख तकलीफ़ें मेरे नसीब में क्यों, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मैंने क्या किसी पे जुल्म किया है जो मुझे इतनी तकलीफ़ें होती है। बस कभी कभी ऐसे दिल में ख्याल आ जाता है, लेकिन फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी ने क्या सिखाया, मायूस नहीं होना है। तो फिर मैं अपने वापस से अपने काम काज में लग जाती हूँ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी तंदुरुस्ती माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, इतना काम करने के बाद भी मतलब मैं सब कुछ कर लेती, सब कुछ हैंडल कर लेती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो हमारे घर के मेरे ससुराल के जो बड़े थे और सब ने बात की कि लड़का इतना दूर, मेरी सास को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन सब लोगों के कहने पे, क्योंकि सब लोग इन्हीं को बोल रहे थे कि एक का एक लड़का तुमने घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर का रूम बिल्कुल ताला मार दिया, खाली पड़ा है, लेकिन तुम अपने बेटे को नहीं रहने दे रहे हो। तो इनकी नाक कट रही थी ना, इसलिए ये लोग हमको वापस बुलाना है। बाकी इनको कोई हमदर्दी नहीं थी मुझसे या मेरे हस्बैंड से, तो इनकी नाक कट रही थी। सब लोग इनको बोल रहे थे कि देखो इतना होने के बाद भी पोते को, बेटा और बहू को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर का घर खाली है फिर भी बेटा भाड़े भर रहा है, वो भी दोनों मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं लड़े। कभी हमने हक दावा नहीं किया, ठीक है ना, अगर अब देखने जाओ तो हम हक दावा करके भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया है, मेरी सास बोलते हैं मैंने मेरी मेहनत से घर बनाया, ठीक है, अगर अपनी मेहनत से घर बनाया तो आपको हक है किसको रहने देना है और किसको नहीं रहने देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी नहीं थी कि हम रहें तो हम हो गए अलग। हमने कभी इस बात को लेके कभी हमने लड़ाई नहीं की। फिर उसके बाद सब बड़ों के कहने पे हमको वापस वो घर में बुलाया गया, लेकिन उस वक्त फिर मैं प्रेग्नेंट थी, जोया पेट में थी। तो फिर हमने क्या किया, अब एक रूम में एडजस्ट नहीं होगा। पहले तो चलो रेहान एकला था तो हो जाता था, लेकिन उसके बाद मैंने सिलाई भी चालू करी थी, तो फिर मशीन कहाँ रखती मैं, सामान कहाँ रखती, फिर जोया आने वाली थी, तो फिर वो सब नहीं होता एडजस्ट। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अगर वहाँ रहना ही है, सब कुछ अगर कॉम्प्रो हो ही गया है तो एक काम करते हैं, हम लोन ले लेते हैं, लोन लेकर हम एक रूम और बना लेते हैं, तो 2 रूम हो जाएंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सोचा हमने। तो ये बात मैंने, मेरे हस्बैंड ने मेरी सास के सामने रखी कि मम्मी हम एक रूम बना रहे हैं, अपने खर्चे से बनवाएंगे, आप टेंशन मत लेना। मेरी सास ने यही कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तुम ऊपर रूम कैसे बनाओगे। तो हमने यही कहा कि आप टेंशन मत लो, हम लोन लेकर ऊपर एक रूम बनाएंगे और उसके हफ्ते हम भर देंगे कमा के, क्योंकि उस टाइम तो अल्लाह का शुक्र था मैं भी सिलाई करती थी और मेरे हस्बैंड भी रिक्शा चलाते थे, तो वो हो जाता।
तो इसी तरह फिर हमने लो तो उन्होंने क्या ठीक है अच्छा चलो वांधा नहीं, तुम ले लो लोन ले लो, फिर तुम बनाओ। उन्होंने उस टाइम हमको इजाज़त दे दी, ठीक है ना। तो हमने लोन ली, फिर 1 महीना लगा हमको लोन लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, क्योंकि बहुत बड़ी लोन तो नहीं मिलती। तो कहीं से 20,000 की ली, कहीं से 30,000 की, महिला की जो लोन होती है ना वो लोन मैंने ली। और फिर हमने इस तरीके से कुछ 1 लाख रुपए जैसे जमा किए, और फिर मकान का काम चालू कराया, ठीक है। तो उस टाइम भी देखो क्या हुआ, जब मैं लोन ले रही थी, जब सीमेंट ये वो सब सारा सामान आ रहा था मकान बनाने के लिए, जब मेरी सास कुछ नहीं बोले, और जैसे ही हमने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा आधा काम हुआ, फिर मेरी सास ने फिर वापस से वही नाटक चालू कर दिए, ये मेरा मकान है, मेरी मर्ज़ी से बनेगा, तुम लोग का कुछ नहीं चलेगा। तो उस वक्त मैं इतना रोई, मैं अगर ऐसा था तो फिर हमको वापस क्यों बुलवाया गया, फिर हमको मकान बनाने की इजाज़त क्यों दी। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने पैसा ले लिया है, मुझे हफ्ता भरना है। अब मेरी पोजीशन ऐसी थी, अगर अब मैं अलग भी जाती तो फिर मैं मकान का भाड़ा भरती कि वो जो मैंने लोनें उठाई थी मैं उसके हफ्ते भरती। इस तरीके से मेरे साथ फिर से गेम खेली गई और मैं फंस गई, मेरा दिमाग फिर से ब्लॉक हो गया कि अब मैं क्या करूँगी, मैं किस तरीके से क्या करूँगी। लेकिन फिर उस वक्त मेरे हस्बैंड ने, हमने ठंडा दिमाग रखा, फिर सबको बुलाया, फिर सबने समझाया कि अब ऐसा मत करो। अब वो अगर तुम लोगों ने उनको बुलाया ना, हम तो अलग ही रह रहे थे, अच्छे खासे रह रहे थे, भले भाड़ा भर रहे थे लेकिन अच्छे से रह रहे थे। तो फिर से अगर बुलाया है तुमने तो फिर तुम अब क्यों नहीं बनाने दे रहे हो। तो मेरी सास का ये कहना था कि अगर मैं बनाने दूंगी तो एक शर्त पे मुझे भी भाड़ा चाहिए, ये वैसे भी बाहर भाड़े भरता, तो मुझे भी यहाँ पर भाड़ा चाहिए, या तो मुझे 3,000 के 3,500 शायद, हाँ 3,000 के 2,500 मुझे भाड़ा चाहिए, या तो फिर मैं बोले नहीं रहने दूँगी। तो उस वक्त फिर तकलीफ़ में आ गए हम, सोच के कि अब क्या करें, भाड़ा तो हम भरते थे ठीक है, लेकिन उस टाइम हमारे पे कोई लोन का टेंशन नहीं था, हमको लोनें नहीं भरनी थी। लेकिन वो बात मेरी सास नहीं समझ रहे थे कि अगर हम यहाँ मकान जो बनाया है हम रहेंगे, ठीक है, अगर हम भाड़ा देंगे तो फिर हम लोन कैसे भरेंगे। उनको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि उनका बेटा जो है वो सरकारी नौकरी नहीं करता। अगर हमारे पास है तो अगर हमारे पास है और हम नहीं दे रहे तो हम गुनहगार हैं। लेकिन आपको आंखों से दिख रहा है कि आपका बेटा कितना कमा रहा है, और मैं खुद साथ में मिलकर सिलाई कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, तो फिर मैं किस तरह भाड़ा निकालूंगी और किस तरीके से मैं हफ्ते निकालूंगी, मैं कैसे सेटिंग करूँगी। और फिर ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 2 बच्चों का किस तरह मैं चलाऊंगी, ये तो सोच ही नहीं रहे थे। वो तो कोई समझने तैयार नहीं थे। फिर से मुझे इतना सा टेंशन, इतना सा डिप्रेशन आ गया था। वो मकान ही मेरे लिए बस एक तरह का टेंशन का एक घर बन गया था मेरा। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भाड़ा दूंगा। मेरे हस्बैंड ने ये एग्री कर लिया कि ठीक है मैं भाड़ा दे दूंगा। अब उस टाइम क्या करते, अब सामने मकान खुला हुआ था, इधर कड़ियों को पैसे देना था, इधर सारा माल सामान उतर गया था, एक साइड रेती पड़ी थी, एक साइड ईंटें पड़ी थी, और इस तरीके से हमारे घर में ये शर्तें रखी जा रही थी हमारे साथ शर्तें रखी जा रही थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो ऐसा नहीं है कि उनके 2 भाई है, 3 भाई है, 6 भाई है, ऐसा भी नहीं है। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक के एक हैं, और सिर्फ एक बहन है उनकी, सिर्फ 2 भाई बहन हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये सब होता था। फिर क्या हुआ मैं आपको बताऊं उसके बाद। ठीक है, वो तो मेरे हस्बैंड ने नक्की कर लिया कि ठीक है हम और थोड़ी मेहनत कर लेंगे, कैसे भी करके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वो हम, अल्लाह का शुक्र है, धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दिन हमने भाड़ा भी दिया मेरी सास को, जो मकान में हम रहते थे वो मकान का हमने भाड़ा भी दिया। तो और हफ्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहे थे, हफ्ते भी मैं भर रही थी, और मेरा घर तैयार हो गया था, 2 रूम का अच्छा सा तैयार हो गया था, जिसमें अच्छा खासा सब कुछ सेट हो गया था। फिर उसके बाद मुझे 7वां महीना चल रहा था, मैं 7 महीने मुझे हो गए थे प्रेगनेंसी में। तो उस वक्त जो था, तो प्रेगनेंसी की हालत में मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। यहाँ से मेरी जो बुराई चालू हुई तो आज तक मैं वो इतनी मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती। क्योंकि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, और मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, मैं गिर गई थी। तो जब मैं गिरी तो उसका इफ़ेक्ट सीधा मेरी जो गादी होती है ना, कमर की हड्डी, कमर के नीचे जो गादी होती है, वहाँ से मेरी थोड़ी सी हड्डी थोड़ी सी खिसक गई थी, कि क्रैक हो गई थी शायद। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक्सरे भी नहीं करा डॉक्टरों ने,
और जो हाड़वैद लोग होते हैं, जो हाड़वैद जो हड्डी बिठाते जो देखते, उन्होंने भी मना कर दिया, बोले नहीं अभी जो प्रेग्नेंट हो तो आपका कोई भी इलाज नहीं होगा, बहुत से बहुत आपको पेन किलर की जो दवा देते हैं ना, जो जिससे दर्द ना हो, बस आपको वो दवा दी जाएगी, बाकी आपका कोई इलाज अभी नहीं होगा, आपकी डिलीवरी के बाद आपका इलाज होगा। तो लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया था, वज़न उठाने का भी बिल्कुल मना कर दिया गया था, और गिरने के बाद मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कितने टाइम तक तो मुझे एडमिट भी रखा था दवाखाने में। जाहिर सी बात है, आप 7वां महीना अगर आप सीढ़ी से गिरोगे तो आपको तकलीफ़ तो होगी। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था काम करने को, यहाँ तक कि आटा गूंदते ना, आटा गूंद के जो अपनी मुट्ठी मारते हैं आटे में, वो आटा गूंदने का भी मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आपको जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको बेड रेस्ट करना है जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती। मुझे 7वां महीना था, तो 2 महीने जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती, बोले वहाँ तक आपको बेड रेस्ट करना है। तो नीचे तो मेरी सास रहते थे, ऊपर मैं रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे वही बात आती है, मुझे आराम तो दिया ही नहीं गया कभी भी। तो मेरी मम्मी ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। तो उस वक्त भी मेरी मम्मी ने 7वें महीने से जो मेरी मम्मी मेरे वहाँ रुके थे मेरे पास, तो जब तक डिलीवरी हो गई थी, डिलीवरी के बाद भी 1.25 महीने तक मेरी मम्मी मेरे पास रुके थे, और मेरी मम्मी ने सारा पूरा घर का काम मेरी मम्मी ने संभाला था। खाना पकाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, हर काम मेरी मम्मी ने किया था। मुझे मेरी मम्मी ने पलंग से उतरने भी नहीं दिया, इतना आराम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। और वो क्यों दिया था? क्योंकि वो मेरी माँ थी, वो मेरी तकलीफ़ समझ सकती। लेकिन मेरी सास ने कभी एक दिन भी नहीं बोला, इन 2-3 महीनों में एक दिन भी मेरी सास ने ये नहीं बोला कि बेटा तू कैसी है, ला तुझे कुछ काम है तो मैं कर दूँ, जिसमें तो हम मेरी सास नीचे रहती थी और मैं ऊपर रहती थी, लेकिन कभी भी मुझसे आके नहीं पूछा गया। तो खैर ये सब बातें जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, उस वक्त ऐसे हालात में अल्लाह ने मेरे साथ, मेरी माँ मेरे पास थी जो मुझे संभाल लेती थी, मुझे समझा भी देती थी, हर चीज़ हैंडल कर लेती थी। मेरी माँ का ये था कि बस हमको घर बनाना है, हमको घर नहीं तोड़ना। तो उस दौरान जो था मेरे हस्बैंड का कैसा मूड था वो भी मैं आपको बता दूँ। मेरा हस्बैंड का कुछ ऐसा था, तो कभी तो वो मेरी तरफ बोलते थे, मेरा सपोर्ट करते थे, मेरे साथ खड़े रहते थे, और कभी कभी ऐसा वक्त आता था, ऐसा टाइम आता था कि वो बिल्कुल आँख बदल के मुझसे लड़ते भी थे। तो उस वक्त मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी फिर से। मतलब बस मेरा डिस्टर्ब होने का एक ही रीज़न था, वो था मेरे हस्बैंड का मुझसे लड़ना। कितनी भी परेशानी हुई, कितना भी कुछ हुआ, मैं थोड़ी देर रो के चुप हो जाती थी, मैंने कभी अपने दिमाग पे नहीं लिया। लेकिन जब जब मेरे हस्बैंड मुझसे लड़े, जब जब उन्होंने मुझसे लड़ाई की, उस वक्त मैं हमेशा डिप्रेशन में चली जाया करती थी, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाता था कि मैं अगर ये मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। मैं अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं, तो बस यही बात होती थी। लेकिन थोड़े दिनों में मतलब लड़ाई होती थी, उसके 1-2 दिन में फिर मेरे हस्बैंड को फिर दिखता था, आंखों से देखते थे कि हाँ ये टेंशन लेती है, ये उसकी कोई गलती नहीं है ये। फिर वो माफ़ी मांग लिया करते थे और हमारे बीच कॉम्प्रो हो जाया करता था। तो वो सिलसिला अभी तक चालू है। वो तो मियाँ बीवी का हमेशा चलता रहेगा, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन बात यह है कि झगड़ा होने के बाद अगर आपके हस्बैंड आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनको अगर वो गलत बोलते हैं तो उस चीज़ का उनको एहसास होता है कि नहीं, बात ये पॉइंट करती है। तो बात यही, अगर मेरे हस्बैंड जितनी बार भी मुझसे लड़े हैं तो उनको ये बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत किया, तो वही बात को लेके उन्होंने हमेशा मुझसे माफ़ी मांगी है। तो यही बात सोच कर मैं सब भूल जाती हूँ और मैं अपनी लाइफ को सब भूल के वापस आगे बढ़ा लेती हूँ। मैं फिर सब भूल जाती हूँ। मेरी क्या कमी रह गई इनका साथ देने में, जो आज ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन ठीक है, वो माफ़ी मांग लेते हैं और बात क्लियर कर देते हैं, तो फिर मेरा माइंड सही हो जाता है। तो अभी तक यही सिलसिला चालू है हमारा, और वो मुझे लगता है ठेठ तक चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई भी ज़रूर होती है, और वहाँ होना भी चाहिए। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिश्ता हमारा सही है, चल रहा है, अल्लाह ताला हमारा रिश्ता चला रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं क्या हुआ। फिर मेरी जोया ने जन्म लिया, लड़की हुई, मेरी जोया हुई, सारे खुश हो गए कि चलो अच्छा है।
परिवार कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला ने एक लड़का पहले से दिया हुआ था और अब एक लड़की हो गई, यानी परिवार पूरा हो गया। सब तो खुशियाँ मना रहे थे, सब खुश हो रहे थे। मेरी ज़ोया हुई, उसके बाद फिर मुझे सवा महीना हुआ, सवा महीना 2 महीने के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल कमर के लिए दिखा, क्योंकि मुझे कमर में काफ़ी बहुत तकलीफ़ थी। मैं खुद से उठ भी नहीं पाती थी। डिलीवरी के बाद तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, ना ही तो मैं खुद से उठ पाती थी, ना ही मैं करवट ले पाती थी। मुझे इस तरह बहुत बहुत तकलीफ़ थी मुझे। तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि जो होती है, जो नस होती है ना बीच की, जो गादी की जो बीच में जो होती है ना, वहाँ पर बोले नस दब गई है। क्योंकि इनको चोट लगी थी कुछ 2-3 महीने पहले, तो वो 2-3 महीने तक इलाज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेगनेंसी के हिसाब से फिर मेरा वज़न तेज़ी से बढ़ गया। क्योंकि मुझे कुछ मेहनत का काम करना नहीं होता था, प्रेगनेंसी थी, तो खाना पीना भी अच्छा खाया जाता था, जूस वगैरह मैं पीती थी, दूध पीती थी, तो उसके वजह से मुझे मेरा वज़न तेज़ी से बढ़ा था। तो वो वज़न बढ़ने के कारण जो मेरी जो बीच की जो नस होती है ना गादी की, वो नस दब गई थी। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज था। डॉक्टर ने बोला था कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो आप पेन किलर ले लेके लाइफ निकालो, या तो फिर आप ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन में कोई तरह की गारंटी नहीं ले रहे थे। बोले ऑपरेशन में या तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, या तो फिर आपको बोले बेड पे आ जाओगे। और ऑपरेशन होने के बाद भी अगर अच्छा सक्सेस ऑपरेशन हो भी गया, तो भी अगर सक्सेस ऑपरेशन हो भी गया तो भी आपको वज़न नहीं उठाना है, आपको झुकना नहीं है, यानी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना था। तो मेरे सामने मेरी बच्ची रोती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। मैं लाचार हो गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो उस वक्त भी मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया। तो बस इसी तरह से हमारी लाइफ चल रही थी। मम्मी जोया को नहला धुला के तैयार कर दिया करते थे, और आधे दिन तक मम्मी फिर काफ़ी टाइम तक भी मम्मी फिर मेरे साथ ही रहे। और डिलीवरी के बाद जब सवा महीना हो गया, 7वें महीने से पूरा सवा महीना होने तक मेरी मम्मी मेरे पास रहे थे। फिर जाहिर सी बात है, मेरी मम्मी का भी घर है, बहू है, बेटे हैं, वो सब कुछ अपना परिवार छोड़ के, मेरे पापा हैं, उन सब को छोड़ के मम्मी मेरे पास रह रहे थे इतने टाइम से। तो फिर जाहिर सी बात है, उनका भी परिवार है, उनको भी उनके बच्चों के साथ रहना। तो फिर मेरी मम्मी फिर घर चले गए। तो घर जाने के बाद भी मेरी मम्मी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। घर जाने के बाद भी मेरी मम्मी रोज़ सुबह आ जाया करते थे, और जोया को साफ़ सफाई करके, उसको नहला धुला के बिल्कुल तैयार करके, और थोड़ी देर बैठ कर उसको खेल लगा कर फिर जाया करते थे। और मेरी मम्मी, जब तक मैं घर का काम करती थी, यानी खाना बनाना या कुछ भी घर का काम करूँ, वहाँ तक मेरी मम्मी जोया को संभालते थे। कि जोया छोटी थी, तो आपको तो पता है, जिसके छोटे बच्चे उसको पता होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो उनके साथ रहकर आप टाइम सर कुछ काम नहीं कर सकते। फिर साथ में रेहान भी था, रेहान को भी संभालना था, वो भी छोटा था, स्कूल जाता था, उसका नाश्ता ये वो सब कुछ टाइम से करना बहुत मुश्किल होता था मुझे। क्योंकि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, समझ जाता है, लेकिन जो बच्चा छोटे होते हैं वो ना ही तो ज़्यादा देर सोते हैं और ना ही ज़्यादा देर खेलते हैं। उनको बस 24 कलाक कोई ना कोई एक इंसान चाहिए होता है उसकी केयर करने के लिए। जिसके छोटे बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे ये सब बात। तो उस वक्त भी मेरी मम्मी ने मुझे साथ दिया। लेकिन मेरी सासू माँ जो थे वो नीचे ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बच्ची के साथ कभी यूँ नहीं कहा कि लाओ तुम मुझे दे दो, मैं खेल लगाती हूँ, तुम तुम्हारा काम कर लो। उन्होंने ये भी नहीं कहा। तो और उस वक्त जो मेरी कमर का मसला था, तो फिर वो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो हमने मना कर दिया, कहने हमको ऑपरेशन नहीं कराना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऑपरेशन आप नहीं करा तो एक वो जो नस में कोई इंजेक्शन देते हैं, वो 5000 का एक इंजेक्शन था, तो वो आपको 3 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, तो उससे आपको थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। लेकिन वो डोज जो थे इंजेक्शन, वो काफ़ी हेवी थे, यानी बहुत गर्म थे। तो वो फिर आप अपनी उसके हिसाब से ले लो, बोला आप डिसाइड कर लो लेना है के लिए। वो जो बहुत गर्म होते तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा स्किन में थोड़ा आपको इफ़ेक्ट आ सकता है, लेकिन आपको दर्द में काफ़ी आराम हो जाएगा। तो हमने वही डिसीजन लिया कि ठीक है, हम ऑपरेशन नहीं कराते, वो इंजेक्शन ले लेते। तो वो एक 5000 का एक इंजेक्शन था, तो हमको महीने में एक बार लगाना था। तो वो 3 महीने में 3 इंजेक्शन मैंने लिए। वो इंजेक्शन वो डायरेक्ट जो होता है ना, वो हड्डी में, वो कमर की जो गादी होती है ना, डायरेक्ट वही नस में वो इंजेक्शन देते।
तो वो इंजेक्शन ऐसा था, वो कोई इतना छोटा मोटा इंजेक्शन नहीं था, वो इतना बड़ा इंजेक्शन होता था, इतना बड़ा, और उसकी सुई इतनी जाड़ी होती थी क्योंकि वो डायरेक्ट कमर में, कमर की जो हड्डी होती है ना, बीच की रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर देते थे। तो वो काफ़ी पेनफुल होता था, वो इंजेक्शन लेना भी कोई सहज बात नहीं थी। वो जब इंजेक्शन देते थे ना तो इतना गर्म लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि शरीर में जैसे कि किसी ने आग लगा दी हो, इस तरीके का उतना हैवी डोज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो इंजेक्शन लेने के बाद मैं अपने हाथों से सब कुछ काम काज करती हो गई थी। मैं जोया का काम करती हो गई थी, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का काम करती हो गई थी। पेन होता था लेकिन ठीक है, इतना मैं कर सकती थी कि मैं बर्दाश्त कर सकती थी। तो बस ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही थी। लेकिन डॉक्टर ने सिलाई का काम करने को बिल्कुल मना कर दिया कि उसमें एक धारा बैठना पड़ता था। तो डॉक्टर ने यही कहा था, अगर आप घर का भी काम कर रहे हो तो अगर आधी कलाक अगर आप काम कर रहे हो तो आधी कलाक आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद फिर आपको काम में लगना है। यानी आप एक धारी एक सलंग आप काम भी नहीं कर सकते। तो फिर सिलाई काम करना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई थी। तो वहाँ से हमारी परेशानी फिर से चालू हुई। दो बच्चों का साथ हो गया, ऊपर से मुझे कमर में तकलीफ़ हो गई और खर्चे बढ़ गए। तो बेटा आपके घर का कर सकता है, लेकिन आप देखो तो सही कि बेटे की आवक कितनी है, बेटा कमा कितना रहा है वो भी तो देखो। बेटे पे फ़र्ज है, बेटा सब कुछ कर सकता है, लेकिन बेटा कहाँ तक करेगा और कितना खर्चा करेगा आप पीछे वो भी तो देखो। वो कितना कमा रहा है वो देखो। गलती कहाँ होती कि अगर बेटा खूब कमाता, ठीक है ना, खूब कमाता और कमा कर अपने खीसे में रखता और अपने माँ बाप को ना देता तो वो गुनहगार। लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मेरी सास भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका बेटा कितना कमाता है और घर में कितना खर्च होता है। वो खुद उनको पता था, उसके बावजूद भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना कि बेटा कुछ नहीं देता, बेटा माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, बेटा ये नहीं करता, बेटा वो नहीं करता। तो अब वो भी तो देखो, आपके बेटे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है। उसके बस आगे का जो भी है फिर वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी कहानी सुन के बोर हो जाएं। तो बस ये मेरी रियल लाइफ है, इसमें कुछ भी रत्ती भर भी झूठ नहीं है। जो है वो है, आपके सामने सच बता दिया है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दुख ही देखा है हमने, आगे हमारे साथ क्या हुआ अल्लाह ने हमारी सुनी। ऐसी बात नहीं है कि हमारी नहीं सुनी, अल्लाह ने हमारी सुनी, लेकिन फिर हमारे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अपना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है ना, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।